नमस्कार दोस्तों, विश्वास लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज से दोस्तों विश्वास लर्निंग ऐप पर एक नया कोर्स मैं रजनीश सिंह तोमर आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा सबसे प्रिय विषय जो मैं पिछले 21 वर्षों से आईएएस का मेंटरशिप दे रहा हूं, उसके अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था रहा है। तो भारतीय राज व्यवस्था की एक ऐसा मास्टर कोर्स आपके लिए हम तैयार कर किए हैं और उसे इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें न केवल भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड थ्योरी होंगे, बल्कि चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जो लड़के या जो अभ्यर्थी आईएएस का कोर्स खरीदेंगे तो उनको उस चैप्टर के बाद आईएएस वाला क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स का। बीपीएससी वालों के लिए बिहार का होगा और इसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपीपीएससी, इन सभी जगहों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी व्याख्या की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में आईएएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, सभी के मेंस का सिलेबस एक जैसा हो गया है। इसलिए इस चैप्टर के बाद मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डील करेंगे। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। यह चैप्टर कई लेक्चर खंडों में विभाजित होगा, जिसमें यह पहला खंड है 1600 से लेकर 1784 ईस्वी तक का संवैधानिक विकास। फिर 1781 से अगला खंड होगा, फिर जो है उसके बाद होगा। ऐसे करते हुए यह 6-7 खंडों में अकेला एक चैप्टर डिवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं भारत का संवैधानिक विकास 1600 से 1784। सबसे पहले संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन, यानी आज जो हम लोग 1600 से 1784 पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके वो तो एक चरण है, कुल कितने चरण हैं और उसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों, संवैधानिक विकास के चरण का पहला चरण है अंग्रेजों का भारत आगमन। 1600 से 1765 के बीच का काल, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा कंपनी को क्या मिला था, चार्टर। फिर 1726 के राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या मिला था। फिर सेकंड फेज, इस द्वितीय चरण में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। जो हम सभी जानते हैं कि पलासी की लड़ाई के बाद जो है हम लोग ये मान लेते हैं कि भारत पर ब्रिटिश राज की स्थापना हो ही जाएगी। तो ये 1765 से 1858 संवैधानिक विकास का यह दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पे चर्चा की जाएगी 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इस पर चर्चा की जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस पर चर्चा की जाएगी। 1793 का चार्टर, इस पर चर्चा करेंगे। 1813 का चार्टर, इस पर चर्चा करेंगे। 1833 का चार्टर, इस पर चर्चा करेंगे। और 1853 का चार्टर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि संवैधानिक विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो ये दूसरा चरण है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत हो जाता है
और ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन शुरू हो जाता है, उस शासन के पहले भाग को हमने लिया है कंपनी के शासन का अंत 1858 से 1919 के बीच का काल। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ाएंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892 बताएंगे, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 इसको बताएंगे। चौथा, 1919 से यदि हम मॉडर्न इंडिया से परिचित हों तो हमें थोड़े थोड़े स्वशासन दिए जाने लगे। तो स्वशासन का आरंभ होता है 1919 से। तो 1919 से 1947 हमारा चौथा चरण है, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ना है और मैं इस पे काफी डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पर चर्चा की जाएगी। फिर क्रिप्स मिशन 1942 पर चर्चा की जाएगी। क्रिप्स मिशन के बाद हम सभी जानते हैं कि वेवेल योजना 1945 पर चर्चा होगी और कैबिनेट मिशन 1946 पर। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संवैधानिक सभा का गठन किया गया था और वहां से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अब ये हमारे संवैधानिक विकास का पांचवा चरण है, संविधान का निर्माण। और उसके बाद दोस्तों, संविधान के निर्माण के बाद हमारा चैप्टर बदल जाता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये हमारा एक चैप्टर होगा। इस संविधान के निर्माण में एक माउंटबेटन योजना को जानेंगे 1947 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह था एक भारत के संवैधानिक विकास के चरण। एक बार फिर से आपको इसका हम याद ताजा कर दें कि पहला चरण 1600 से 1765 के बीच का है, दूसरा चरण 1765 से 1858 के बीच का है, तीसरा चरण 1858 से 1919 के बीच का है, चौथा चरण 1919 से 1947 के बीच का है और पांचवा चरण 1947 से 1950 के बीच का है। अब दोस्तों, एक एक करके अपने पढ़ाई शुरू करते हैं और इस एक लेक्चर के द्वारा, ये तो शुरुआत है, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि यह कोर्स न केवल आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के, बल्कि बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, आरएएस, इन सबों के लिए और गुजरात के वैसे छात्र जो प्रबुद्ध हैं, जिन्हें हिंदी समझ में आती है, उनके लिए भी यह क्लास उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े। अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765। इसके अंदर 1600 का राजलेख हम लोग देखते हैं, चार्टर। दोस्तों, 1600 का राजलेख, तो सबसे पहले चार्टर और एक्ट में अंतर क्या है? तो दोस्तों, चार्टर और एक्ट में सबसे पहला अंतर यह है कि चार्टर राजा के द्वारा या महारानी के द्वारा जारी किया जाता था, जबकि एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता था। दूसरा, चार्टर में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे लेटर पेटेंट कहते हैं। यह एक पेटेंट लेटर है, लिखने का एक किसी खास समूह या व्यक्ति को पेटेंट कर दिया गया है कि आप ही यह जो है लिख सकते हैं। और दूसरा, एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक चार्टर को खत्म होने के बाद उसमें किसी प्रकार का फेरबदल किए बिना दूसरा चार्टर लाना होता है। एक्ट में आप यदि चाहें
तो संशोधन करके दूसरा बिल फिर से ला सकते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। और भी कई हैं जो हम लोग मेंस के इसमें देखेंगे। तो ए 1600 का राजलेख। सबसे पहले दोस्तों ये जो है, इस लाइन को याद रखिएगा कि 1600 का चार्टर 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 15 वर्ष के लिए व्यापारियों के एक समूह को 15 वर्ष के लिए व्यापारियों के एक समूह को एक चार्टर के द्वारा पूर्वी देश का मतलब हुआ भारत, मलक्का, थाईलैंड इत्यादि के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि ये जो व्यापारियों का समूह था, जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम से जाना जाएगा, इनके साथ ही जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं। यानी आप यदि कोई स्वतंत्र कंपनी स्थापित कर लेते हैं तो आपको यहां व्यापार करने की छूट नहीं मिलेगी। अब आइए यहां से हम लोग आगे बढ़े। तो अब यही अंग्रेज व्यापारियों का दल, ये देखिए ये है उनका चार्टर, यही अंग्रेज व्यापारियों का दल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या होना चाहिए संविधान, वो इस चार्टर के अंदर ही दे दिया गया था। स्थापना के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल मूड़ी पूंजी 30,133 पाउंड और इसमें कुल 217 भागीदार थे। यानी जिस समय 1600 ईस्वी का चार्टर जारी किया गया, उस समय 217 व्यापारियों के समूह थे जिनकी कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी और ये 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, जिसमें भारत, मलक्का, श्याम, कई सारे जो देश हैं, उसके साथ व्यापारिक मोनोपोली को लेकर के, व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के व्यापार करना शुरू किए। अब दोस्तों कंपनी के इसमें और क्या क्या संविधान में था, तो कंपनी के सभी सदस्य मिलकर प्रति वर्ष एक गवर्नर, क्योंकि कुल भागीदार 217 थे, ये मिल करके एक गवर्नर और 24 व्यक्तियों का निर्वाचन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति एक समिति के रूप में जाना जाता था। यानी ऐसे होता था दोस्तों, यदि आप इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से होता था कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक कंपनी होता था। जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए यहां पर कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये एक डायरेक्टर नियुक्त कर दिया और इसके 24 सदस्यों की नियुक्ति कर दिया, ऐसे करके 24 सदस्य। लेकिन एक सदस्य एक कमिटी का हेड होता था, इसके नीचे फिर 4-5 सदस्य होते थे। ये इसके कहने का मतलब हुआ। अब जरा वापस देखें हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति एक समिति के रूप में काम करता था। कंपनी के संपूर्ण व्यापार का एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं 25 व्यक्तियों के हाथों में था। ये 25 लोग मिलकर के ये करते थे। अब धीरे धीरे जब ये 25 एक साथ बैठ करके, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, काम करने लगे, तो समिति संचालक शब्द नियुक्त होने लगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक कमिटी होता था, तो ये कहलाने लगे डायरेक्टर्स, क्योंकि एक नहीं कई डायरेक्टर होने लगे। और यहीं से
अब ये सारे समिति के लोग भी बैठ गए हैं, क्योंकि 24 के नीचे अगर 5-5 भी होगा तो ये 120 लोग हो जाएंगे, और खुद जो है 24 डायरेक्टर हो गए, 144 लोग हो गए, और एक जो है हेड होता था, तो इसको कहा जाने लगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी समिति संचालक, यानी एक समिति का, एक कमेटी का संचालक एक डायरेक्टर होता था, ऐसे 24 डायरेक्टर होने लगे और वो कहलाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब गवर्नर और कंपनी को कौन कौन से अधिकार दिए गए? तो दोस्तों, पहला अधिकार दिया गया कि वह किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर कंपनी के बारे में नियम बना सकते थे और आवश्यक निर्णय ले सकते थे। वे कंपनी के सुशासन के लिए उचित विधि बना सकते थे, संविधान का निर्माण कर सकते थे, आवश्यक आज्ञा दे सकते थे और अध्यादेश जारी कर सकते थे। लेकिन गवर्नर और कंपनी के अधिकारों की सीमा क्या थी? वह ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकता है जो ब्रिटेन का जो विधि है, कानून या परंपरा, या ब्रिटेन अगर किसी दूसरे के साथ संधि कर लिया हो अभी समय, उसके विरुद्ध हो, उसके विरुद्ध अगर ये कानून बनाएगा तो वो कानून कैंसिल माना जाएगा। 1600 से अब 1726 की स्थिति क्या कहलाती है? तो हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में कंपनी को केवल और केवल 15 वर्षों के लिए ही पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। अब 9 साल बीत गया, अंग्रेज व्यापारियों को एक डर सताने लगा कि 15 साल बीतने के बाद यदि हमें एक नया अधिकार नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से महारानी से गुहार लगाया कि प्लीज इस पर कोई निर्णय लीजिए या हमें स्थायी कर दीजिए। तो 1609 में एक नया चार्टर आया, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पुराने चार्टर में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। नया चार्टर जारी करके पुरानों को आप नल एंड वाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1609 में राजलेख के द्वारा जो कंपनी को 15 साल के लिए दिया गया था व्यापारिक एकाधिकार, उसको स्थायी कर दिया गया। 1661 स्थायी परमानेंट कर दिया गया। अब 1609 से लेकर के अब 1661 तक कंपनी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अब तो उनका व्यापारिक एकाधिकार स्थायी कर दिया गया। अब आप सभी जानते हैं कि 1609 के बाद कंपनी भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में, मॉडर्न इंडिया जानना जरूरी है, अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। तो 1661 आते आते कंपनी को एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि वो अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए गवर्नर को नियुक्त कर सके। तो कंपनी ने 1661 के राजलेख में कंपनी को यह अधिकार दिया गया, नया आया चार्टर, कि वह अपने प्रशासन के लिए गवर्नर और अन्य अफसरों की नियुक्ति स्वयं कर सकती है, और प्रत्येक बस्ती गवर्नर और उसकी परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सिविल और क्रिमिनल कानूनी ब्रिटिश कानून के अनुसार सुनवाई कर सकेगी। मतलब 1661 का चार्टर क्या कहा कि अगर कंपनी, मान लीजिए कि भारत के इतने बड़े क्षेत्रों में शासन कर रही है, मान लीजिए अभी बंगाल नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर बंगाल पहुंच गई है तो इन क्षेत्रों में एक गवर्नर नियुक्त कर देगी, और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का यदि होता है विवाद, चाहे वो विवाद दीवानी हो या फौजदारी, गवर्नर जो होगा वो इस विवाद को ब्रिटिश कानून के तहत निपटारा करेगा। ये अधिकार जो है दिया गया।
चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे जा बढ़ते हैं। 1661 के अधिकार पत्र द्वारा कंपनी को अपने व्यापारिक क्षेत्रों में किन्हीं भी लोगों के साथ जो ईसाई हो युद्ध छेड़ने जारी रखने, माने ईसाई नहीं हो, युद्ध करने जारी रखने और संधि करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1669 के चार्टर के द्वारा हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के महाराजा का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुआ और पुर्तगाल की राजकुमारी को क्या हुआ, दहेज के रूप में बंबई, पुर्तगाल के राजा ने दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को बंबई दिया था। तो अब बंबई जो है वो इंग्लैंड के राजा के किसी काम का था नहीं वहां से, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह क्षेत्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर सौंपना चाहता था। लेकिन जब राजा देना चाहेगा तो फिर से एक चार्टर आएगा, इसलिए 1669 के चार्टर के द्वारा कंपनी को बंबई द्वीप और बंदरगाह, बंबई आइलैंड और वहां का बंदरगाह 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया गया और यहां रहने वाले निवासियों के लिए कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, ये देखिए ये सिक्के हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है कैरोलिस सेकेंड, ये उस समय का गवर्नर था यहाँ का। तो 1677 में कंपनी को उस एक नए चार्टर के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वो अपने नाम का सिक्का चला सकता है। यानी एक प्रकार से 1677 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई के ऊपर कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हो गया। 1683 के चार्टर के द्वारा कंपनी को कहा गया कि आप भारत में या पूर्वी देशों में किसी के साथ युद्ध कर सकते हैं या संधि कर सकते हैं। साथ में आप ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में अब काम कर सकते हैं भारत में। यानी इनको एक और ज्यादा कानूनी शक्ति दे दिया गया। इतना ही नहीं, 1686 के एक नए चार्टर में कंपनी को मद्रास में, ये देख लीजिए, एक नगर पालिका और एक मेयर की अदालत स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया। ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास में नगर पालिका सबको याद रहता है 1686, लेकिन मेयर की अदालत स्थापित करने का अधिकार 1686 में दिया गया था। अब आइए 1726 का राजलेख। अब 1726 आते आते कंपनी 3 जगह अपना कारखाना स्थापित कर चुका था, यानी प्रेसिडेंसी स्थापित कर चुका था, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। तो अब इनको इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एक गवर्नर, उनकी समिति और उनके परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। लेकिन अगर यहां गवर्नर कानून बनाते समय किसी भी प्रकार का मनमानी करना चाहे तो उसको रोकने के लिए एक लगा दिया स्पीड ब्रेकर। क्या लगा दिया कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विधि तब तक इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी जब तक कि, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए, इंग्लैंड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो 25 लोग उस कानून का अनुमोदन ना कर दे। ये 1726 का लेख था। अब आइए दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे के समय में कैसे कानून आगे बढ़ा। 1765 से ये 1858 का काल है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।